हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश भाटी हाजिर हूँ आज फिर आप लोगों के क्लास में आपके अपने चैनल अवसरवाला में। और आज मैं लेकर के आया हूँ सामान्य हिंदी यूपीएसआई, यूपी टैट और सुपर टैट के लिए आपके सामान्य हिंदी की क्लास। जैसा कि मैंने बताया पिछली क्लास में हम लोगों ने लगभग वर्णमाला कंप्लीट किया, लेकिन उसके आगे भी कुछ हमारा चैप्टर बाकी है। आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी में वर्तनी। किसके बारे में? वर्तनी के बारे में। अब वर्तनी के बारे में पढ़ने हैं तो आज के टॉपिक में हम वर्तनी शुद्ध करने के तरीके के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वर्तनी शुद्ध करने के तरीके के बारे में। तो शब्द निर्माण में 4 टॉपिक आते हैं आपके। कौन कौन से? संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग। और इन 4 टॉपिक में ये मानकर चलिए कि आपकी 40 से 50% जो हमारी वर्तनी है, अगर इन टॉपिक को सीख लेंगे तो कंप्लीट हो जाती है 40 से 50%। और इसके बाद जो 50% कंप्लीट बची वो आप कैसे कंप्लीट करेंगे भाई? उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास ही हो तो मैं आपको 50% ही आपको एकदम फिट और परफेक्ट बनाएगा हिंदी में। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे हम एक वर्ड होता है ज्योत्सना। क्या? ज्योत्सना। ठीक, ये एक वर्ड, ये एक शब्द है। ठीक है, ज्योत्सना। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो पढ़ने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो आप सीधे सीधे पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ लीजिए ज्योत्सना, नहीं तो इसको हम 3 भाग में तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे? यहां से ज्यो, यहां से च और यहां से ना। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। ठीक है, तो हम वर्णों को फिर इस प्रकार से तोड़कर पढ़ेंगे अगर हम सीधे सीधे डायरेक्ट नहीं पढ़ पा रहे शुद्ध तरीके से पढ़ने के लिए। ओके, तो ये तो टॉपिक। अब हमें ये शब्द याद रखना होगा कि हमें जो हमारे 4 टॉपिक हैं संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग, वो इस ज्योत्सना शब्द को नहीं बता पाएगा किसी भी तरीके से। आप तोड़ के किसी और तरीके से, इनमें से चारों में से वो किसी से नहीं बनेगा। अब बात करते हैं ज्योत्सना जो हमने लिखा अभी, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चांदनी, यानी चांदनी का पर्यायवाची होता है ज्योत्सना। ओके, आपकी परीक्षा में वर्तनी शुद्धिकरण में ये आता है। तो इसे याद रखने का तरीका क्या है? तो आपको अपने तरीके से इसको करना है। या तो अगर आप पूरा पढ़ पा रहे हैं या तोड़ के कर पा रहे हैं तो जैसे आप कर पा रहे हैं कर रहे हैं। ज्योत्सना को पूरा पढ़ के याद रख लें तो हो जाएगा, या फिर आप इसको हमने जैसे बताया कि 3 वर्णों में तोड़ कर लिखिए, हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि हम आज यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि हम जो शब्द लिख रहे हैं, उन शब्दों में हमसे जो गलतियां होती हैं या हमसे कोई वर्ण विच्छेद पूछा जाता है तो हम उसको विच्छेदन करने में वर्ण विच्छेद करते हैं। उसमें हमसे जो गलतियां होती हैं, तो यही मेन पॉइंट है कि हम उसको समझने वाले हैं कि हमसे क्या क्या गलतियां होती हैं। सॉरी, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, कोल्ड हो गया है। ठीक है, तो डोंट माइंड दिस। ओके, तो हम सबसे पहले आप लोगों को एक परिभाषा लिखाते हैं, वो वर्तनी की, जो कि हमने पीछे लिख रखी है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले लिखिए वर्तनी की परिभाषा और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए, ये लिखी हुई है। किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ण अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होते हैं उसी क्रम में लिखने को वर्तनी कहते हैं। अंग्रेजी में से स्पेलिंग कहते हैं और उर्दू में से हिज्जे कहते हैं। अब लिखिए, ये तो हमने बता दिया है टेम्परेरी में। लिखो, किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए, किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखने को वर्तनी कहते हैं। आगे लिखो, अंग्रेजी में इसे स्पेलिंग कहते हैं। अब देखिए, बहुत बच्चे अब क्या करेंगे, स्पेलिंग ऐसे लिख देंगे, बट नो,
आप अगर आप देवनागरी लिपि लिख रहे हैं तो देवनागरी ही लिखेंगे। ओके, कोई दूसरा आपकी ये जो देवनागरी लिपि में बीच में आप रोमन लिपि घुसेड़ने का प्रयास कर रहे हो, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्पेलिंग ये लिखा है, आप इसको देख कर लिखिए और देवनागरी लिपि में ही लिखिए। ठीक है, इसे अंग्रेजी में स्पेलिंग तथा उर्दू में हिज्जे कहते हैं। अगर आप किसी अक्षर या शब्द को गलत कर दोगे, ठीक है, तो किसी वर्ण या अक्षर को लिखते समय क्रम कर दो, तो उर्दू में क्या बोलोगे, हिज्जे गलत है इसका। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसके बाद लिख लिया कि वर्तनी से संबंधित विशेष जानकारियों की, कि वर्तनी में लिखते समय हम क्या क्या गलती करते हैं और इनको कैसे सुधारा जा सकता है। तो हम अब क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे वर्तनी में, हाँ, अब हम बात करेंगे वर्तनी की कुछ विशेष सावधानियां, वर्तनी लिखते समय कुछ विशेष सावधानियां। अब उन सावधानियों में सबसे पहला पॉइंट है हमारा लिखते समय सावधानी। सबसे पहले क्या है, क्या अब यहां पे देखो एक वर्ड छूट गया है, हाँ, लिखते समय सावधानी। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, लिखते समय सावधानी। अब लिखते समय सावधानी में सबसे पहला हमारा फिर क्या है, उसमें लिखते समय सावधानी का पहला पॉइंट है मेरा का पॉइंट नंबर का है वर्णों के लिखावट में सावधानी। ठीक है, तो हम ध्यान रखना है हमें कि जैसे हम कुछ वर्णों को लिख रहे होते हैं तो अपने वर्णों के लिखावट में हमें यह ध्यान रखना है कि हम जो वर्ड लिख रहे हैं वही लिखा जाए, कोई दूसरा वर्ण ना लिख जाए या ना बन जाए या ना समझ लिया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने आपसे बात करें, हमने लिखा खाना। ठीक है, हमने लिखा खाना, तो खा हमने बताया इस तरीके से बनती है। ठीक है, खा बनती इस तरीके से है, तो खाने का मतलब क्या होता है यहाँ पर, भोजन। लेकिन यही खाना बहुत सारे लोग खा को इस तरीके से बना देते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा, अब बहुत आपने लिखा है तो आप तो समझ जाएंगे, लेकिन इसको बहुत सारे लोग इसको समझ लेंगे रवाना, और जिसका मतलब होता है चले जाना। तो इसीलिए लिखा है कि खा को लिखते समय ध्यान दे कि खा को खा की तरह ही लिखा जाए, खा को इस तरह, मतलब रव, कई जगह आप लोग देखे होंगे रवाना लिख गया, की तरह ना लिखे, अन्यथा शब्द का अर्थ भी बदल सकता है। और यहाँ पर बदल गया, खाना का मतलब होता है भोजन, यहाँ आपने लिखा खाना, किसी ने समझ लिया रवाना, तो अर्थ बदल गया। ठीक है, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, अगर हम बात करें, यहाँ पर रा वर्ण लिखा जाता है, वर्ण रा जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, लेकिन धीरे धीरे स्पीड में लिखावट से पहले ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और एकदम ऐसे आके ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। समझे नहीं आता क्या लिखा है, आपने लिखा आप तो समझ गए, लेकिन पल्ले नहीं पड़ रहा सामने वाले कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपका जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उस समय तो आपको ये सब परेशानी नहीं करती। जब कहीं पे भी आपका लेखन वाला पार्ट आ जाता है, वहां पर आपको ये चीजें मात देती हैं, और इसकी वजह से कई सारे बच्चे अपने अंक गंवा देते हैं। बहुत सारे हिंदी के टीचर ऐसे हैं जिनसे अगर आप ये पॉइंटों पे चर्चा, हिंदी के नहीं, बहुत सारे अन्य सब्जेक्ट के टीचर ऐसे जिनसे आप अगर इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे तो वो बोलेंगे कोई खास बात नहीं होती इसमें, लेकिन इन सब चीज़ों के अगर आप हिंदी के टीचर से बात करेंगे तो वो समझाएंगे आपको कि ये पॉइंट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो खा को खा की तरह लिखना है। जैसे या को अगर हम लिखें तो इस तरीके से घुंडी लिखती है, लेकिन धीरे धीरे ये कुछ इस तरीके से बन के, इस तरीके से बन के, अब बताओ ये या और इस पा में क्या फर्क है कुछ फर्क? नहीं फर्क है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने चीजों को लिखा जाता है। तो मतलब जो वर्ण आप लिख रहे हैं वही वर्ण होना चाहिए, कोई अदर वर्ड ना बन जाए। ये चीज आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा खा सिरोरेखा।
तो सिरोरेखा में लिखा है कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिरोरेखा तोड़ी जाती है, चाहे वे वर्ण भले ही शब्द के बीच में आए या पहले आए। ठीक है, अब इसमें ये बात कही है कि पहले मुझे ये बताइए कि ऐसे आप लोगों से मैं कितने, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हिंदी की क्लास ले रहे हैं, कि कितने बच्चे ऐसे लिखते हैं। सॉरी, मैं कानपुर गया था। कितने बच्चे ऐसे लिखते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। ये तरीका गलत है और यही हमारी गलती है। हमें शब्दों के ऊपर सिरोरेखा लगानी चाहिए, क्योंकि जब आप वर्ण पढ़ेंगे तो वर्ण में कहीं भी का आपको इस तरीके से लिखा नहीं मिलेगा, हमेशा का इस तरीके से लिखा मिलेगा, खा हमेशा इस तरीके से लिखा मिलेगा। ठीक है, गा हमेशा इस तरीके से लिखा मिलेगा। कभी आज तक किसी बुक में आपने गा ऐसे लिखा देखा? सॉरी, ओके, नहीं लिखा देखा होगा। अगर हम बात करें आ की, तो आ हमेशा ऐसे लिखा मिला होगा। ठीक है, सॉरी, ओके। तो ये चीजें ध्यान देने योग्य है कि हमें इन सभी जो भी हम शब्द या वर्ण लिख रहे हैं उनके ऊपर सिरोरेखा लगानी पड़ती है और लगानी चाहिए। सॉरी, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिरोरेखा की, तो एग्जाम्पल की बात करें, किन किन शब्दों में सिरोरेखा तोड़ दी जाती है। तो आ को छोड़कर सभी ऐसे वर्ण जिनके ऊपर घुंडी लगती है, धा, था, स्र, छा, भा, सा और आ। सॉरी, ये जितने भी वर्ण हैं इनके ऊपर सिरोरेखा तोड़ कर लगती है। आप किसी बुक में, किसी भी किताब में देख लीजिएगा, इनके ऊपर हमेशा सिरोरेखा तोड़ के लगी होगी। जैसे अगर हम बात करें, कोई आप शब्द लिख रहे हैं, मान लो अधिक, किस तरीके से लिखेंगे? अधिक, ये तरीका है लिखने का। ठीक है, हमारी देवनागरी लिपि की विशेषता भी यही है। हमारी देवनागरी लिपि की विशेषता भी यही है कि सिरोरेखा ही हमें यही बताती है कि एक शब्द कितना बड़ा है और वो एक शब्द है या दो शब्द। हमने नहीं लगाई सिरोरेखा और इस तरीके लिख दिया। ठीक, अब बताइए ये एक शब्द है या दो शब्द? अगर हमने इस तरीके से लिख दिया तो बताइए एक शब्द के, तो ये पूरा एक शब्द बन गया। लेकिन अगर हम यही इसको इस तरीके से लिख दें, यही अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, कितना बड़ा, समझ में आ गए? दो वर्ण है आपके, दो शब्द है। तो यही सारी चीजें हमें हिंदी भाषा में सीखनी है। तो हमने बताया, ठीक है। नोट में हमने नीचे लिखा है, इन वर्णों को छोड़कर अन्य सभी वर्णों पर सिरोरेखा लगाई जाती है। ठीक है, अन्य सभी वर्णों पर सिरोरेखा लगाई जाती है। ठीक, तो अब इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है गा नंबर, संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण बताने से पहले हम बात करेंगे, इससे पहले आपने संयुक्त शब्द कहाँ सुना है? इसके पहले आपने संयुक्त शब्द कहाँ सुना है? तो इसके पहले आपने संयुक्त शब्द दो जगह सुना होगा, एक संयुक्त स्वर और एक संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर का जो है वो हम साफ करेंगे थोड़ा, क्योंकि हमें लिखना है। तो संयुक्त वर्ण या संयुक्त वर्ण शब्द अक्षर या संयुक्त हमने अभी तक कहाँ देखा? दो जगह, एक संयुक्त स्वर में और दूसरा संयुक्त व्यंजन में है।
तो अगर हम संयुक्त स्वर की बात करें, किसकी? संयुक्त स्वर की, तो वो कौन कौन से होता है हमारा? ए, आई, ओ और औ, ये होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। अगर हम इसके बाद बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन में आपने क्या क्या पढ़ा था भाई? अभी आपने दो जगह पढ़ा, संयुक्त स्वर, संयुक्त वर्ण और संयुक्त अक्षर। एक मिनट, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, और आज हम पढ़ रहे हैं क्या? संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन आपका क्या होता है? छ, स्र, त्र और ज्ञा, ये चार हमारे क्या थे? संयुक्त व्यंजन थे। अब अगर हम संयुक्त वर्ण की बात करें तो संयुक्त वर्ण क्या होता है? तो संयुक्त वर्ण यहां पे लिखा है, दो वर्णों या किन्हीं दो व्यंजनों की पुनरावृत्ति से बना वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाता है। जैसे हमने उस दिन आपको एग्जाम्पल में बताया था, लिखा था सत्य, लिखा था, क्या लिखा था? सत्य। इसको जब हम तोड़े तो किस तरीके से तोड़ोगे? सा, ठीक है, हम प्लस का चिन्ह नहीं लगा रहे, आ, ठीक है, ता और या और आ, इस तरीके से तोड़ा था। तो यहां पर हमने उस दिन हम ये देखो, ता और या दो लगातार अलग अलग व्यंजन आए हैं, ठीक है, दो लगातार अलग अलग व्यंजन आए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर। ओके, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर। तो ये हो गई दो वर्णों, ठीक है, ये हो गया हमारा आपका इसकी परिभाषा। संयुक्त वर्ण क्या है? दो वर्णों या किन्हीं दो व्यंजनों की पुनरावृत्ति से, किन्हीं भी दो व्यंजन, यहाँ वो बात नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति से बना वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाता है। इसके पहले आज हम क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके जस्ट पहली वाली क्लास में मैंने बताया था, यदि दो समान वर्णों की पुनरावृत्ति हो जाए, उनको हमने क्या कहा था? सब लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में। दो समान वर्णों की जब पुनरावृत्ति हो जाती है तो उसको हमने क्या कहा था? आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके नीचे एक नोट पॉइंट है, ये आप ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ से इस जगह से हम नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। जब हम व्यंजन को आधा बनाते हैं तो हम व्यंजन के नीचे हल लगाते हैं, सबको पता है,